नमस्कार साथियों। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का अध्ययन करते हुए हम अलग-अलग इसके पहलुओं के ऊपर जा रहे हैं और हमने ये देखा कि ये एक वेलफेयर स्टेट की अवधारणा की अभिपूर्ति करने वाला जो एक्ट है वो सरकार के द्वारा बनाया गया, जिससे कि जो शोषित जो वर्ग है, जिसको आप श्रमिक वर्ग कह सकते हैं, उनके हितों का संरक्षण और संवर्धन किया जा सके, उनको एक सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जा सके। और इसके विविध पहलुओं का अध्ययन करते हुए हमने जो पिछले जो वीडियो थे उसमें परिभाषा खंड में गए और फिर उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखा, वर्कमैन की परिभाषा को देखा, फैक्ट्री की परिभाषा को देखा और उसके बाद आए हम उनके स्वास्थ्य संबंधी उपायों के ऊपर। और स्वास्थ्य संबंधी उपायों के दौरान हमने ये आपके साथ निवेदन किया था कि जो संविधान का अनुच्छेद 42 है वो भी कहता है कि कार्य की न्याय संगत और मानवीय जो दशाएं हैं, न्याय संगत और मानवोचित दशाएं हैं, वो स्टेट प्रदान करेगा अपने नागरिकों को। और इसके लिए मैंने आपसे सेक्शन 11 से लेके और सेक्शन 20 तक डिस्कस किए थे, और जिसको याद करने के लिए हमने CDVD होल्डस HOLDUS का जो सिद्धांत है उस पर चर्चा की थी। CDVD होल्डस HOLDUS, जिसके जो क्रम से है वो ये था कि भाई C से क्लीननेस होता है सेक्शन 11, और फिर CDD से डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज, VD में V से वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, D से डस्ट एंड फ्यूम, होल्डर से आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन जहाँ होता है यानी कि ह्यूमिडिफिकेशन, O से ओवर क्राउडिंग, L से लाइटनिंग, D से ड्रिंकिंग वाटर, U से यूरिनल्स और S से स्पीटूम। इसके संदर्भ के अंदर हमने आपसे चर्चा की थी। आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ जो लेबर जो वेलफेयर जो मेजर्स हैं, जो श्रम कल्याण के संदर्भ के अंदर जो उपाय हैं उनको लेके देखिए। ये भी जो उपाय हैं वो वेलफेयर स्टेट की अवधारणा को फुलफिल करते हैं। कैसे? जैसे कि प्रत्येक जो फैक्ट्री है, जो इसका जो फैक्ट्रीज एक्ट का सेक्शन 42 कहता है कि जो कारखाने के जो प्रबंधक हैं उन पे ये दायित्व अधिरोपित किया जाता है कि हर एक कारखाने में श्रमिकों के कपड़े धोने की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। यदि महिला कर्मचारी नियोजित हैं तो उनके लिए पृथक से धोने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। एक व्यापक प्रावधान कि कपड़े धोने की सुविधा हर फैक्ट्री के अंदर होगी। अब जब कपड़े धुल गए तो फिर जो गीले कपड़े हैं उनको सुखाना भी पड़ेगा। तो 43 जो सेक्शन है वो कहता है कि जो गीले कपड़े सुखाने के लिए और काम करते समय पहनने के काम में जो कपड़े नहीं आते उनको सुरक्षित रखने के लिए स्थान उपलब्ध करवाए जाएंगी। और इस तरह की सुरक्षित सुविधाएं प्रदान करना अनिवार्य समझा गया है। मैकार्थी वर्सेस डेली मिरर जो न्यूज़पेपर है उसमें ये इस तरह का जो मामला था वो डिसाइड किया गया कि कोई स्थान कपड़े सुखाने के लिए पर्याप्त है या नहीं है, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। और जिसमें ये भी हम देखेंगे कि भाई सुखाते समय ऐसी सुविधाएं हों जिससे कि कपड़ों के चोरी होने से बचाया जा सके। खैर, तो कपड़े धोने की और सुखाने की सुविधाएं हर फैक्ट्री के अंदर होंगी। इसी तरह से बैठने के संदर्भ के अंदर प्रावधान है 44 में। ये कहा गया है कि जो श्रमिक जिन्हें खड़े रह के काम करना पड़ता है उनके बैठने की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए और उस व्यवस्था को सदैव बना के रखा जाना चाहिए, जिससे कि जब भी काम के दौरान उनको बैठने का अवसर मिले तो वह ऐसे अवसर का उपयोग कर सकें और बैठ के आराम कर सकें। और यदि चीफ इंस्पेक्टर जो मुख्य निरीक्षक ये समझता है कि कोई विशेष जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें बैठ के अधिक सुविधाजनक तरीके से काम हो सकता है, तो वो लिखकर ऐसी सूचना जो कारखाने का जो ऑक्यूपायर है, जो अधिष्ठा है, उसको भेजेगा कि भाई कंसर्न डेट मेंशन कर दी गई है और इस डेट से पहले आप बैठने की व्यवस्थाएं करें। इसी तरह से फर्स्ट एड एप्लीकेशंस के संदर्भ में सेक्शन
45 कहता है कि हर एक जो कारखाना है उसमें फर्स्ट एड बॉक्स रखा जाएगा और अलमीरा रखी जाएंगी और उनको हमेशा उनको उपयोग के अंदर रखा जाएगा, उपयोगी बना के रखा जाएगा। और हर एक वर्कर की पहुंच के अंदर इस तरह के फर्स्ट एड बॉक्स और अलमीरा होंगी। उसमें निर्धारित सामान रखा जाएगा और उसके अलावा अन्य कोई सामान नहीं रखा जाएगा। जहाँ पे 150 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, यानी कि 150 कर्मचारियों पे कम से कम एक अलमीरा इस तरह की होनी चाहिए। और ऐसे व्यक्ति के नियंत्रण में ये होनी चाहिए जो कि कार्य समय के ऊपर जो इसके लिए प्रशिक्षित हों, जो इसके लिए ट्रेंड हों और काम के दौरान जो जिनकी उपस्थिति सदैव सुगम हो। इसी तरह से जहाँ पे 500 या इससे अधिक कर्मचारी सामान्यतः कर्मकार सामान्यतः काम करते हैं, तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक साइज़ का फर्स्ट एड जो रूम है, जो मेडिकल जो रूम है वो रखा जाएगा। एम्बुलेंस सेल का होना ज़रूरी रहता है। और वहाँ पे जहाँ पे 500 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो और वहाँ पे एक डॉक्टर या नर्सिंग असिस्टेंट्स की जो ज़रूरत रहेगी। और जो ये मेडिकल रूम है इसमें एक डॉक्टर रहेगा या फिर एक नर्सिंग जो असिस्टेंट है वो रहेगा। इसी तरह से कैंटीन के संदर्भ में 46 में प्रावधान किया गया है कि जहाँ पे 250 से ज़्यादा व्यक्ति काम करते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट नियम बना सकती है और एक डेट डिसाइड कर सकती है जब तक और उससे पहले कैंटीन वहाँ पे बना दी जानी चाहिए। और इस कैंटीन का जो फर्नीचर और जो अंदर का दूसरा जो सामान है उस संदर्भ में नियम एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बना सकती है, यानी स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। और उस कैंटीन में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, क्या क्या उसमें खाने पीने का सामान मिलेगा, उस पर कितना पैसा लिया जा सकेगा, इस संदर्भ में नियम बनाए जा सकेंगे। और इस कैंटीन को चलाने के जितने भी खर्चे रहेंगे, चाहे फिर बिजली पानी स्टाफ का जो भी खर्चा रहेगा, वो कौन सहन करेगा, कौन वहन करेगा, वो करेगा नियोजक। नियोजक को ये सब खर्चे वहन करने रहेंगे। इसी तरह से जो जलपान गृह के बाद जो रिटायरिंग रूम या विश्राम कक्ष, आराम कक्ष या भोजन कक्ष आप जिसको कह सकते हैं, कि जहाँ पे 150 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं, वहाँ पे एक निर्धारित रूम होना चाहिए जहाँ पे जो 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 काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, जो वर्कमैन हैं, वो आराम कर सकें और अपना भोजन कर सकें। और जहाँ पे इस तरह की व्यवस्था कर दी गई है भोजन कक्ष की, वहाँ पे कोई भी जो कर्मचारी है वो अपना भोजन है वो कार्य कक्ष में नहीं करेगा, वर्किंग प्लेस के ऊपर, यानी कि जहाँ पे उसकी ड्यूटी असाइन की गई है उस स्थान पे ना करके वो जो भोजन कक्ष है, जो रिटायरिंग रूम है, जो आराम कक्ष है, उसमें वो ये सब अपना काम करेगा। और वहाँ पे जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो उस संदर्भ में कोई पैरामीटर डिसाइड कर सकती है और फर्नीचर वगैरह के संदर्भ में भी नियम बना सकती है। इसी तरह से क्रैच के संदर्भ में, सार्वजनिक शिशु गृह के संदर्भ में प्रावधान है। 48 जो सेक्शन है वो कहता है कि जहाँ पे 30 या अधिक महिला कर्मचारी काम करती हैं किसी फैक्ट्री में, वहाँ पे जो हर एक जो महिला कर्मचारी के जो 6 साल से कम आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए एक योग्य जो महिला है वो रहेगी। और जो क्या बोलते हैं कि जो ये जो क्रैच हैं इनका साइज़ क्या रहेगा, इसके संदर्भ में जो भी नियम इत्यादि हैं वो भी बनाए जा सकते हैं। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ऐसे जो शिशु कक्ष हैं इनकी स्थिति, इनकी बनावट और इनके फर्नीचर और संसाधन हैं उनके संदर्भ में कोई मानदंड निर्धारित कर सकती है। और यहाँ पे जो सुविधाएं हैं वो बच्चों के कपड़े बदलने की भी सुविधा होगी, धोने की भी सुविधा होगी। और जो बच्चे हैं उनके निःशुल्क फ्री जो दूध और नाश्ता के लिए प्रावधान किया जाएगा। और जो उनकी जो माताएं हैं वो उनको दूध पिलाने के लिए, मदर फीड के लिए, उनको फीडिंग करवाने के लिए समय समय के ऊपर वहाँ पे आ सकेंगी।
तो इस तरह की का जो प्रावधान है ये भी कारखाना अधिनियम 1948 में किया गया है। इसके अलावा एक वेलफेयर ऑफिसर का प्रावधान किया गया है कि जहाँ पे 250 से ज़्यादा व्यक्ति काम करते हैं वहाँ पे वेलफेयर ऑफिसर्स की नियुक्ति की जाएगी। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ऐसे वेलफेयर ऑफिसर्स के जो ड्यूटी हैं क्या हैं, उनकी योग्यताएं क्या हैं, सेवा दशाएं क्या हैं, वो भी निर्धारित कर सकेगी। तो इस तरह के जो वेलफेयर ऑफिसर हैं वो वर्कमैन की परिभाषा के अंदर नहीं आएंगे। तो वस्तुतः ये भी जो प्रावधान हैं, जो ये कल्याण संबंधी जो प्रावधान हैं, ये भी जो श्रम कल्याण को सर्वोच्चता देते हुए कर्मचारियों के स्वास्थ्य को सर्वोच्चता देते हुए अधिनियमित किए गए हैं, जिससे कि जो कार्य की न्याय संगत और मानवीय जो दशाएं उपलब्ध हों, जैसा कि संविधान का अनुच्छेद 42 कहता है, उसकी भावना के अनुरूप उस भावना की अभिपूर्ति के लिए इस तरह के प्रावधान बनाया जाना जरूरी था। और कारखाना अधिनियम इस संदर्भ के अंदर इनकी पूर्ति करता हुआ प्रतीत होता है। महिलाओं और बच्चों के संदर्भ के अंदर जो विशेष प्रावधान हैं वो मैं आपसे अगले वीडियो में साझा करूँगा।